जैसे कल हमने प्राइवेट डिफेंस पढ़ा था बॉडी के लिए, वैसे ही आज हम प्रॉपर्टी के लिए पढ़ेंगे। गॉट इट। जैसे कल हमने सेक्शन 100 से 102 तक पढ़ा था, आज हमारा चैप्टर 4 आईपीसी का कंप्लीट हो जाएगा। चैप्टर 4 में आज हम पढ़ेंगे 103 से 106 तक। ओके, लेट्स स्टार्ट। सेक्शन 103 आईपीसी क्या कहता है? when the right of private defense ऑफ प्रॉपर्टी, जैसे हमने सेक्शन 100 में पढ़ा था ऑफ बॉडी, वैसे यहाँ पे आ गया ऑफ प्रॉपर्टी, एक्सटेंड्स टू कॉजिंग डेथ। गॉट इट। अब मैं इसका हिंदी पढ़ देती हूँ, फिर मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी। वैसे इजी है, आज हमारा कोई इतना टफ नहीं है, सब कैसे रिलेट करते हुए कल के उससे। जैसे हमने 100 पढ़ा था आईपीसी का सेक्शन 100, वैसे यहाँ पे आईपीसी का सेक्शन 103 है। ओके, 100 रिलेट करता है 103 से, सिर्फ बॉडी की जगह आ जाएगा प्रॉपर्टी। ओके, और थोड़ा बहुत चेंजेस है। फिर वैसे जैसे हमने 101 पढ़ा था 101, उसमें हमने पढ़ा था कि डेथ की जगह बॉडी की, अगर हम एक पर्सन है वो डेथ कमिट कर देता है प्राइवेट डिफेंस में आके, तो उसका हमने नेक्स्ट पढ़ा था 101 में कि अगर डेथ नहीं कॉज करके ग्रीवियस हर्ट कर देता है या कोई और अदर हार्म कमिट कर देता है, ठीक वैसा ही हम 104 में पढ़ेंगे 104 में। 104 101 से रिलेट करता है कि कैसे प्रॉपर्टी को बचाने में कभी गलती से डेथ की जगह कोई दूसरा हार्म कॉज हो जाए तो क्या रहेगा। ओके, ठीक है। फिर 105 में हम पढ़ेंगे, जैसे कि 102 में हमने पढ़ा था कि कब से डर स्टार्ट होगा और कब से आप प्राइवेट डिफेंस स्टार्ट कर सकते हो और कब तक वो कंटिन्यूस रहेगा, कब तक चलेगा, स्टार्ट कब से होगा और कब तक वो चलेगा। तो ये हो गया हमारा सेक्शन 102, और यहाँ पे प्रॉपर्टी से रिलेट करता है 105। फिर 106 लास्ट है, वो बताएगा कि कैसे डेडली असॉल्ट होगा, तो उसमें किसी इनोसेंट पर्सन की डेथ हो जाती है प्राइवेट डिफेंस में, अपने प्राइवेट डिफेंस में किसी इनोसेंट पर्सन की डेथ हो जाती है, तब क्या रहेगा। गॉट इट। तो हम आज ये सब चीज़ें पढ़ेंगे। अब मैं आपको 103 एक्सप्लेन कर देती हूँ इंग्लिश में। जैसे मैंने पढ़ा, व्हेन द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी एक्सटेंड्स टू कॉजिंग डेथ, तो इसका हिंदी क्या कहता है? इसका हिंदी कहता है कब संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार मृत्यु कारित करने तक का होता है। कब संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार मृत्यु कारित करने तक का होता है। ठीक है। जैसे हमने पढ़ा था यहाँ पे हमारा सेक्शन 100 में कि कब, जैसे क्या होता है प्राइवेट डिफेंस में किसी पर्सन को डेथ कमिट हो जाती है। एक पर्सन है, वो अपना प्राइवेट डिफेंस कर रहा है और उस बीच उसने किसी की हत्या हो गई उससे प्राइवेट डिफेंस में आके। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था, वास फेंक के मारा जिससे सामने वाले की डेथ हो गई, तो इसमें आपकी गलती नहीं है, गलती से डेथ हुई है उसकी। तो यहीं पर अगर आप प्रॉपर्टी की रक्षा कर रहा है कोई पर्सन अपनी प्रॉपर्टी की, और उस बीच में प्रॉपर्टी को बचाने के चक्कर में किसी की डेथ कॉज हो जाती है प्राइवेट डिफेंस में आके, तो यहाँ पे वो प्राइवेट डिफेंस का फायदा ले सकता है। ठीक है, मैं आपको इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ। द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी एक्सटेंड्स अंडर द रिस्ट्रिक्शंस, यहाँ पे भी अंडर द रिस्ट्रिक्शंस मेंशन्ड इन सेक्शन 99। सेक्शन 99 में जो हमने रिस्ट्रिक्शंस पढ़ी थी, उसी के अंदर रहते हुए प्राइवेट डिफेंस होगा, ना कि उसके अगेंस्ट में। 99 में क्या हमने पढ़े थे कि पब्लिक सर्वेंट अगर उसकी ड्यूटी कर रहा है तो उसका हमको फेवर करना होगा, उसको हमें सपोर्ट करना होगा। और क्या पढ़ा था कि वो इलीगल काम नहीं कर रहा हो, सही कर रहा हो, तो ठीक है। अपने ज्यूरिसडिक्शन में ऐसी चीज़ें हमने पढ़ी थी 99 में। रिस्ट्रिक्शन जो पढ़ी थी उनके अंडर रहते हुए सेक्शन 103 में प्राइवेट डिफेंस का फायदा लिया जा सकता है। तो क्या बोलता है ये? द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी एक्सटेंड्स अंडर द रिस्ट्रिक्शंस मेंशन्ड इन सेक्शन 99 टू द वॉलेंटरी कॉजिंग ऑफ डेथ। वॉलेंटरी मतलब स्वेच्छा से, वॉलेंटरी कॉजिंग ऑफ डेथ और of any other harm to the wrongdoer if the offence, the committing of which or the attempting to commit which occasions the exercise of the right by an offence of any of the description herein enumerated namely। उसने नीचे कुछ कंडीशंस बता रखी है कि अगर ऐसी कुछ कंडीशंस होती है प्रॉपर्टी के अगेंस्ट में, तो जैसे कि थेफ्ट हुआ, रॉबरी हुआ, मिसचीफ हुआ, हाउस ब्रेकिंग हुआ, ये सब चीज़ें होती है, तो इन सब चीज़ों में गलती से या फिर कुछ अपने प्राइवेट डिफेंस में वॉलेंटरीली, ओके वॉलेंटरी मतलब नॉलेज था कि अगर ऐसा करेंगे तो ये चीज़ हो सकती हैगी, तो इन सब चीज़ों के चलते अगर प्राइवेट डिफेंस में डेथ कॉज हो जाती है तो वो प्राइवेट डिफेंस का फ़ायदा ले सकता है। यहाँ पे मैं इसका हिंदी और पढ़ देती हूँ, फिर आपको एक्सप्लेन कर दूँगी। ओके,
संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार धारा 99 में वर्णित निर्बंधों के अध्ययन दोषकर्ता की मृत्यु का अन्य अपहानि स्वेच्छा कारित करने तक का है, यदि वह अपराध जिसके किए जाने के या किए जाने के प्रयत्न के कारण उस अधिकार के प्रयोग का अवसर आता है, एतस्मिन् पश्चात प्रगणित भांतियों में से किसी भी भांति का है जो मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। फर्स्ट कहता है रॉबरी, मतलब कि लूट। अगर लूट हो रही है तब भी आपको इस चीज़ का एक्सेप्शन लेने का, मतलब ये चीज़ का एक्सेप्शन आप ले सकते हैं, प्राइवेट डिफेंस का फ़ायदा ले सकते हैं। सेकंड कहता है हाउस ब्रेकिंग बाय नाइट, इसका है हिंदी में रात्रि गृह भेदन। थर्ड कहता है मिसचीफ बाय फायर कमिटेड ऑन एनी बिल्डिंग, किसी ने अगर जान करके बिल्डिंग में आग लगाई है, ओके, या बिल्डिंग में, टेंट में, वेसल में, या फिर और वो जो भी बिल्डिंग है, टेंट है, वेसल है, वो ह्यूमन ड्वेलिंग के लिए यूज़ हो रही है, ओके, ह्यूमन और अ प्लेस फॉर द कस्टडी ऑफ प्रॉपर्टी, या फिर प्रॉपर्टी की कस्टडी के लिए। जैसे कि इसका हिंदी है अग्नि द्वारा रिष्टि, जो किसी ऐसे निर्माण, तंबू या जलयान को की गई है जो मानव आवास के रूप में या संपत्ति की अभिरक्षा के स्थान के रूप में उपयोग में लाया जाता है। गॉट इट। फिर लास्ट फोर्थ जो है वो है थेफ्ट, mischief or house trespass under such circumstances as may reasonably cause apprehension that death or grievous hurt will be the consequence if such right of private defense is not exercised। इसका हिंदी क्या है? चोरी, रिष्टि या गृह अत्याचार जो ऐसी परिस्थितियों में किया गया है जिनसे युक्तियुक्त रूप से यह आशंका कारित हो कि यदि प्राइवेट प्रतिरक्षा के ऐसे अधिकार का प्रयोग न किया गया तो परिणाम मृत्यु या घोर अपहति होगा। गॉट इट। देखो मैं आपको इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ। पहले तो हमारा जो रॉबरी है वो कहाँ बताया गया है? आईपीसी में सेक्शन 390 में। आगे हम 390 में पढ़ेंगे रॉबरी क्या होता है और उसके क्या सर्कमस्टांसेस होते हैं और उसमें क्या पनिशमेंट होती है। गॉट इट। फिर सेकंड है हाउस ब्रेकिंग बाय नाइट, वो आईपीसी में हम 446 में पढ़ेंगे। रॉबरी काय में पढ़ी? 390 में, 390 में। और हाउस ब्रेकिंग कहाँ पढ़ी? 446 आईपीसी में। फिर थर्ड पढ़ा हमने मिसचीफ, तो वो हमने कहाँ पढ़ा? 425 आईपीसी में पढ़ेंगे आगे, 425 आईपीसी। फिर फोर्थ है थेफ्ट हम पढ़ेंगे 378, ये आपको याद करना चाहिए। और क्या करते हैं ये चीज़ें जो इंपॉर्टेंट सेक्शंस होते हैं इनको याद करने के लिए हम जब न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो इन्हें रिलेट करते हैं। जैसे आज चोरी हुई है तो आपको फटाक से क्लिक होना चाहिए कि ये थेफ्ट मतलब सेक्शन 378, ऐसे तो आपको याद हो जाएगा आईपीसी का सेक्शन। ओके। जैसे मर्डर का तो मोस्टली लोगों को याद है 300 और धारा 302 की दफ़ा के तहत ऐसे, ओके। वैसे रेप है 375, तो ऐसे आप थेफ्ट का 378 याद कर सकते हैं। हाँ, तो अब फिर दूसरा है मिसचीफ और हाउस ट्रेसपास, तो वो कहाँ है? 442 442 आईपीसी। अभी मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ कि कैसे, जैसे ये कि इनके एग्जाम्पल्स या केस लॉज बता देती हूँ। ओके। और यहाँ पे जैसे 103 है, इसमें कुछ स्टेट्स के अकॉर्डिंग अमेंडमेंट किए गए हैं। जैसे कर्नाटक के अलग 103 में कुछ और ऐड कर दिया है, महाराष्ट्र में कुछ और ऐड कर दिया, उत्तर प्रदेश में कुछ और ऐड कर दिया। तो अगर कोई स्टेट है तो पर्टिकुलर अपने अकॉर्डिंग कुछ चीज़ों को जोड़ सकती है। जैसे 103 में मिसचीफ बाय फायर के बाद कर्नाटक में पढ़ा जाता है और एनी एक्सप्लोजिव सब्सटेंस। ओके, ऐसे करके कुछ अमेंडमेंट्स हैं इसमें। अब मैं पढ़ती हूँ राइट ऑफ ट्रेसपासर इवन अगेंस्ट द ट्रू ओनर। यहाँ पे इसने बताया गया कि एक पर्सन है जिसने ट्रेसपास किया पर उसका ट्रू ओनर जो है प्रॉपर्टी का, उसके अगेंस्ट में कैसे राइट है। ओके, तो ये है as to the question whether a trespasser over a property has any right of private defense with respect of property he has upon whether he is। देखो इसका मैं आपको केस लॉ बता देती हूँ तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। सुप्रीम कोर्ट ने पूरन सिंह वर्सेस स्टेट में कहा था कि राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस इज अ राइट ऑफ डिफेंस, नो वन नॉट इवन अ ट्रू ओनर इज परमिटेड टू टेक द लॉ इन हिज ओन हैंड्स in view of the fact that section 99 of IPC states that there is no right of private defense in cases in various trying to have recourse to the protection of public authorities। इस केस में कहा गया था, देखो नाम लिख लो अब,
पूरन सिंह वर्सेस स्टेट, पूरन सिंह वर्सेस स्टेट, इसमें कहा गया था, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर आपके पास टाइम लिमिट है या फिर इतना टाइम है कि आप पब्लिक अथॉरिटीज़ को बुला सको तो आपके पास प्राइवेट डिफेंस का राइट नहीं मिलेगा, आप इस चीज़ का फ़ायदा नहीं ले सकते थे कि आपको खुद को अपनी प्राइवेट डिफेंस करना था, प्रॉपर्टी बचानी थी। नहीं, अगर आप अपनी प्रॉपर्टी को बचाने का आपके पास टाइम था कि आप पुलिस अथॉरिटीज़ को बुला लो या किसी और को इन्फॉर्म कर लो कि हमारी प्रॉपर्टी को आके बचाएं, तो आपको वो करना था, ना कि खुद ही जाके बचाना था अपनी प्रॉपर्टी, अगर आपके पास टाइम था तो। गॉट इट? तो यहाँ पे केस ख़त्म होता है। फिर नेक्स्ट है हाउस ब्रेकिंग बाय नाइट। इसका एग्जांपल बहुत अच्छा है, इससे आपको समझ आएगा। एक पर्सन है जिसका किसी और लेडी से अफेयर चल रहेगा। अब वो पर्सन उस लेडी से रात में मिलने आता है। गॉट इट? अब क्या होता है, उस लेडी का हस्बैंड देखता है, उसे लगता है कि ये पर्सन हाउस ब्रेकिंग कर रहेगा, तो उसने तो अपनी प्रॉपर्टी की रक्षा के लिए उस व्यक्ति को शूट कर दिया, ना कि उसको ये चीज़ पता थी कि वो अपनी उसकी वाइफ से मिलने आए। गॉट इट? तो उसने तो इस चीज़ में आके शूट किया कि उसको उसकी प्रॉपर्टी को बचाना है। तो यहाँ पे उसको इस चीज़ का फ़ायदा मिला हाउस ब्रेकिंग बाय नाइट का, और वो अक्यूज जो था उसने तो इस चीज़ में डिफेंस किया था और उस चीज़ में मर्डर किया था, इसलिए उसके ऊपर ये चार्ज नहीं लगेगा, वो प्राइवेट डिफेंस का फ़ायदा ले सकता है, ना कि मर्डर का। ओके, फिर हम आते हैं सेक्शन 104 पे। आईपीसी का सेक्शन 104 क्या कहता है? जैसे मैंने आपको बताया पहले भी कि ये 101 आईपीसी के रिलेट करता है, बस वहाँ बॉडी है, यहाँ पे प्रॉपर्टी है। ओके, तो पढ़ते हैं हम इसे। व्हेन सच राइट एक्सटेंड्स टू कॉजिंग एनी हार्म अदर देन डेथ। फिर से पढ़ देती हूँ। व्हेन सच राइट एक्सटेंड्स टू कॉजिंग एनी हार्म अदर देन डेथ। ये हिंदी में क्या बोलता है? ऐसे अधिकार का विस्तार जो मृत्यु से भिन्न कोई अपहानि कारित करने तक का कब होता है? मान लो ऐसा राइट है जो एक्सटेंड हो गया, बढ़ गया, कि इसमें प्राइवेट डिफेंस में आके एक पर्सन डेथ की जगह कोई और हार्म कर सकता है। जैसे हमने बॉडी में पढ़ा था, वैसे ही मैं आपको इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ अच्छे से, तो और समझ आ जाएगा। If the offense, the committing of which or the attempting to commit which occasions the exercise of the right of private defense be theft, mischief, criminal trespass, not of any of the description enumerated in the last proceeding, मतलब लास्ट सेक्शन में जो भी सेक्शन बताए उनमें से कोई भी एक नहीं है, उसके अलावा कोई है, उसके अलावा कोई केस है, कोई ऑफेंस है, तो ठीक है, सेक्शन दैट राइट डज नॉट एक्सटेंड टू द वॉलेंटरी कॉजिंग ऑफ डेथ। तो वहाँ पे वॉलेंटरी कॉजिंग ऑफ डेथ नहीं रह जाता, क्योंकि उसने तो पर्टिकुलर लास्ट सेक्शन में बोला है कि सिर्फ ये चीज़ें होंगी तभी वॉलेंटरी कॉजिंग ऑफ डेथ हो सकता है प्राइवेट डिफेंस का अधिकार, वरना नहीं हो सकता। अब उसके अलावा प्रॉपर्टी के अगेंस्ट में कोई ऑफेंस हो रहा है तो फिर क्या? तो उसके अलावा वॉलेंटरी कॉजिंग ऑफ डेथ हो रहा है तो तो वहाँ पे डेथ का फ़ायदा नहीं मिलेगा, कोई और हार्म किया जा सकता है खुद की प्रॉपर्टी को बचाने के लिए। जैसे कि सब्जेक्ट टू द रिस्ट्रिक्शंस मेंशन्ड इन सेक्शन 99 के अंदर रहते हुए, 99 पूरे उसमें प्रिवेल होगा कि ये रिस्ट्रिक्शन के अंडर रहते हुए, सारे सेक्शन 96 से 106 में आप जितने भी पढ़ेंगे उसमें आपको 99 एक्सेप्शन है, और उसने बताया कि इस चीज़ का ध्यान रखना होगा, पब्लिक अथॉरिटी ना हो, और आपके पास अगर मतलब पब्लिक सर्वेंट ना हो, और अगर आपके पास इतना टाइम है कि आप पब्लिक अथॉरिटी को बुला सकते हैं और उसकी हेल्प ले सकते हैं, तो आपको वो चीज़ करनी है। तो ये 99 को लेकर ही आपको पूरा 96 से 106 तक के एक्सेप्शन का फ़ायदा मिलेगा। ओके, तो हाँ, हम पढ़ रहे हैं। सब्जेक्ट टू द रिस्ट्रिक्शंस मेंशन्ड इन सेक्शन 99 टू द वॉलेंटरी कॉजिंग टू द रॉन्ग डूअर ऑफ एनी हार्म अदर देन डेथ। उसको कोई भी हार्म किया जा सकता है डेथ को छोड़ के। ओके, मैं इसको हिंदी पढ़ देती हूँ तो आपको और समझ आ जाएगा। यदि वह अपराध जिसके किए जाने या जिसके किए जाने के प्रयत्न से प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के प्रयोग का अवसर आता है, ऐसी चोरी, रिश्ती या आपराधिक अत्याचार है जो पूर्वगामी अंतिम धारा में प्रगणित भांतियों में से किसी भांति का ना हो, मतलब लास्ट सेक्शन में जितने भी बताए, थेफ्ट, रॉबरी, मिसचीफ या जो भी, तो उनको छोड़कर कोई है तो उस अधिकार का विस्तार स्वेच्छा या मृत्यु कारित करने तक का नहीं होता। ओके, किंतु उसका विस्तार धारा 99 में वर्णित निर्बंधों के अध्ययन दोषकर्ता की मृत्यु से भिन्न कोई अपहानि स्वेच्छा कारित करने तक का होता है। ओके, मैं आपको इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ केस लॉस के थ्रू। ओके,
और यहाँ पे वॉलेंट्री कॉजिंग जो बताया गया है, वॉलेंट्री कॉजिंग जो मैंने पढ़ा वो सेक्शन 39 में जैसे हमने पढ़ा था स्वेच्छाया, आईपीसी का सेक्शन 39 हमने पढ़ा था वॉलेंट्री कॉजिंग, तो वो वॉलेंट्री यहाँ पे उसका मीनिंग वही होगा। ओके, अब हम इसका केस पढ़ते हैं, कंवर सेन वर्सेस वीर सेन। कंवर सेन वर्सेस वीर सेन, ठीक है। ये क्या कहता है, एक विक्टिम है जो किसी के खेत से जा रहा है, ओके, और जिसके खेत है वो अक्यूज है, तो उसने कहा कि तुम मेरे रास्ते से क्यों जा रहे हो, पर उसके पास सब कुछ है, आर्म्ड है वो, मतलब उसके पास हल है, गन है, पिस्टल, जो भी, मतलब उसके पास सारे हैं, और उसने देखा कि ये पर्सन रोज़ मेरी फील्ड से जा रहेगा, तो उसने उसको धमकाया, बोले तुम मेरी फील्ड से, मेरे खेत से क्यों जाते हो रोज़ की रोज़, तुमने क्यों रास्ता बनाया इसको। अब वो पर्सन डर गया, वो विक्टिम जो था वो डर गया, उसने कहा, माफ़ी मांगी, और उसने कहा कंटिन्यूसली कि मैं आज के बाद इस रास्ते से नहीं जाऊँगा, मुझे आज के दिन माफ़ कर दो, आज के बाद मैं कभी नहीं जाऊँगा। पर वो जो अक्यूज़ था वो बहुत ज़्यादा गुस्से में था, उसने कहा नहीं, और उसने उसे लाठियों से पीटा, और उसके साथ जो 2-3 लोग थे उन्होंने भी पीटा, जिससे वो अक्यूज़ड, मतलब जो विक्टिम था जो जा रहा था, उसको बहुत ज़्यादा चोट आ गई, उसको फ्रैक्चर हो गया उसकी हड्डी। ओके, अब फ्रैक्चर हो गया तो केस लगा, तो सुप्रीम कोर्ट ने इसमें कहा कि ऑब्वियसली वो माफ़ी मांग रहा था और वो बिल्कुल आर्म्ड नहीं था, उसके पास कुछ भी ऐसा नहीं था कि वो प्राइवेट डिफेंस कर सके। तो यहाँ पे जो अक्यूज्ड है वो प्राइवेट डिफेंस, अपनी प्रॉपर्टी के प्राइवेट डिफेंस का फ़ायदा नहीं ले सकता, क्योंकि सामने वाला अनार्म्ड था, उसके पास कोई आर्म नहीं था, कोई भी ऐसा शस्त्र नहीं था जिससे वो खुद को बचा सके, और वो माफ़ी मांग रहा था। यहाँ पे जो प्रॉपर्टी का कोई खतरा नहीं था, तो यहाँ पे जो अक्यूज था उसको ये फ़ायदा नहीं मिलेगा कि मैं तो अपनी प्रॉपर्टी की रक्षा कर रहा था। गॉट इट। नेक्स्ट केस है AR येल्वे वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। AR येल्वे वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि Supreme Court ruled that the right of private defense under section 103 and 104 is not available in cases where the accused does not have right, title, interest और possession of the disputed land। अगर कोई disputed land है जिसमें मान लो 2 भाइयों के बीच में चलता रहता है कि ये मेरी प्रॉपर्टी है, मेरी प्रॉपर्टी है, और इसमें टाइटल, इंटरेस्ट और पोजीशन का कोई मतलब वो नहीं है, राइट की ये इसकी मतलब बिल्कुल प्रूफ नहीं है कि ये या इसकी प्रॉपर्टी है, इसकी प्रॉपर्टी है, वो अभी मतलब चल ही रहा है, कन्फ्यूजन चल रहेगा, तो इसमें प्राइवेट डिफेंस का हक नहीं मिल सकता कि इसने प्राइवेट डिफेंस के चलते ऐसा कुछ ऑफेंस कमिट किया है। ओके, तो डिस्प्यूटेड लैंड पे इस चीज़ का राइट नहीं मिल सकता, डिस्प्यूटेड लैंड पे सेक्शन 103 और 104 का प्रॉफिट नहीं मिल सकता, डिस्प्यूटेड लैंड से कुछ नहीं होगा। फिर होगा भाजा प्रधान वर्सेस स्टेट ऑफ उड़ीसा। ये जो AR येल्वे है ये केस इंपॉर्टेंट है, तो आप लिख सकते हैं, ये याद कर लीजिए, AR येल्वे वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। ओके, नेक्स्ट सेक्शन पे आते हैं भाजा प्रधान वर्सेस स्टेट ऑफ उड़ीसा। इसमें क्या कहा गया था, व्हेन अ थीफ वाज टेकिंग अवे अ गोट फ्रॉम द कैटल शेड ऑफ द अक्यूज्ड। यहाँ पे एक जो थीफ है वो बकरी लेके जा रहा था किसी और के अक्यूज जो है उसके कैटल शेड से, ठीक है। फिर क्या हुआ, ही चेज्ड हिम एंड स्ट्रक हिम ब्लोज इन ऑर्डर टू टेक हिज गॉड बैक। ही डिडंट नो दैट द ब्लोज हैड हिट द वाइटल ऑर्गन्स ऑफ द थीव्स बॉडी विच कॉज। देखो क्या हुआ था, इसमें चोर जो है वो बकरी लेके जा रहा था, अब उसने जो जिसकी बकरी थी उसने रोका उसको, और उसने नहीं माना, वो लेते जा रहा था, तो उसने किसी चीज़ से उसको हमला कर दिया। पर वो जिसने अक्यूज ने जब हमला किया उसे नहीं पता था कि वो जहाँ कर रहा है, मान लो शोल्डर पे कर रहा है या हेड पे कर रहा है, जो ऑलरेडी इंजर्ड है या कमज़ोर है उस चोर का। तो इससे क्या हुआ, वो जो पर्सन है उसकी डेथ हो गई, उसी टाइम पे वहाँ पे डेथ हो गई, सिर्फ उसने थोड़ा ही मारा था पर उससे डेथ हो गई। तो यहाँ पे पर उसने यहाँ पे वो अनआर्म्ड था थीफ। ओके, उसको कोई इशू नहीं था कि मतलब वो नहीं डरा रहा था कि यार मैं तुम्हारी बकरी को लेके जा रहा हूँ तो मैं तो उसको मार भी दूंगा या जो भी। तो यहाँ पे 304 के तहत वो जो अक्यूज था जिसने मारा था वो ऑफेंडर माना जाएगा, कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर, क्योंकि ऑब्वियसली वो अनआर्म्ड था तो वो उसको और कुछ से पकड़ सकता था और कुछ से या फिर नेक्स्ट डे बचा सकता था, ना कि ऐसा करके कि मेरे को तो अब भी मारना, उसको तो एज एन रिवेंज लेना हो गया। तो यहाँ पे उसको 104 का फ़ायदा नहीं मिलेगा, वो 304 के अंदर अंतर्गत पनिशेबल होगा, ठीक है।
नेक्स्ट हम आते हैं सेक्शन 105 में, कॉमेंसमेंट एंड कंटिन्यूएंस ऑफ द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी। जैसे हमने लास्ट सेक्शन में वो बॉडी वाले में पढ़ा था 102 में कि कब से कब तक का आपके पास प्राइवेट डिफेंस का राइट रहेगा, तो वैसे ही यहाँ पे सेक्शन 105 होता है। इसे मैं आपको हिंदी में और पढ़ देती हूँ। संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रारंभ और बना रहना। ओके, ये क्या कहता है? द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस of property commences when a reasonable apprehension of danger to the property commences। पहले तो ये क्या बोलता है, फिर से सुना, commencement and continuance, commencement and continuance of the right of private defense of property। अभी क्या बोलता है? the right of private defense of property commences when the reasonable apprehension of danger to the property commences। प्राइवेट डिफेंस का राइट कब स्टार्ट होता है? जब रीजनेबल एप्रीहेंशन हो कि अब हमें मतलब मेरी प्रॉपर्टी को बहुत ज़्यादा खतरा है, तो मुझे मेरी प्रॉपर्टी को बचाना है। रीजनेबल होना चाहिए, कोई शंका नहीं होना चाहिए, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, प्योर मतलब बिल्कुल फुल चांसेस होना चाहिए कि हाँ आशंका है, फुल चांसेस हैं कि यहाँ पे मेरी प्रॉपर्टी को खतरा है इस पर्सन से, या किसी भी चीज़ से मेरे को डर है कि मेरी प्रॉपर्टी को खतरा है, तो मुझे इसको बचाना है। इसलिए यहाँ पे प्राइवेट डिफेंस का राइट स्टार्ट हो जाता है। फिर ये कब तक चलेगा? तो यहाँ पे 4 क्लोजेस बताए गए कब तक चलेगा। फर्स्ट बताया थेफ्ट के लिए, सेकंड बताया रॉबरी के लिए, थर्ड बताया क्रिमिनल ट्रेसपास के लिए, फोर्थ बताया हाउस ब्रेकिंग के लिए। मतलब है तो सेम ही, कब से कब तक चलेगा, पर फिर भी हम एक्सप्लेनेशन में पढ़ लेते हैं। देखो, ये बोलता है द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी अगेंस्ट थेफ्ट continues till the offender has effected his retreat with the property or either the assistance of the public authority is obtained or the property has been recovered। मतलब इसका हिंदी में आपको और पढ़ देती हूँ तो आपको और अच्छे से समझ आएगा। ये क्या कहता है? संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार चोरी के विरुद्ध अपराधी की संपत्ति सहित पहुंच से बाहर हो जाने तक, अथवा या तो देखो अपराधी के संपत्ति सहित पहुंच से बाहर हो जाने तक, अथवा या तो लोक प्राधिकारियों की सहायता अभिप्राप्त कर लेने या संपत्ति प्रत्युद्ध हो जाने तक बना रहता है। ये राइट कब तक बना रहता है? जब तक वो जो चोर है उसने चोरी कर ली, उसके बाद वो चोरी की चीज़ें लेकर आपकी मतलब प्रॉपर्टी से बाहर हो गया है, मतलब बिल्कुल खतरा कम हो गया, वो पर्सन चला गया है, तो ऑब्वियसली खतरा तो रहेगा नहीं। तो जब तक वो पर्सन है बना हुआ है और वो चोरी कर रहा है तब तक खतरा है, पर जैसे ही वो जला गया तो वो प्राइवेट डिफेंस का राइट खत्म हो जाता है। उसके बाद आप इस चीज़ का बदला नहीं ले सकते कि नेक्स्ट डे आपको पता चला कि यार ये चोर वहाँ पे है, तो आप जाके बदला ले रहे हो और ये कह रहे हो कि यार मैंने तो प्राइवेट डिफेंस में किया। नहीं, वो खतरा जैसे ही अनार्म्ड हुआ वो पर्सन, और वहाँ पे खुद को बचाने के लिए कि पुलिस ना पकड़ ले, पब्लिक ऑथोरिटीज़ ना पकड़ ले, वो चला गया है और फिर चला गया, वहीं पर आपका प्राइवेट डिफेंस का राइट खत्म हो जाता है। प्राइवेट डिफेंस का राइट आप नेक्स्ट डे फ़ायदा नहीं उठा सकते कि मुझे पता तो चल गया था कि वहाँ पे है वो व्यक्ति, तो मैं चोरी का सामान लेने चला गया। नो, आपका प्राइवेट डिफेंस का राइट तभी तक है जब तक वो पर्सन है यहाँ पे। ओके, नेक्स्ट है The right of private defense of property against robbery continues as long as the offender causes or attempt to cause to any person death or hurt or wrongful restraint। इसमें 3 चीज़ें बोली गई है। रॉबरी में तब तक डर बना रहेगा जब तक कि किसी भी पर्सन की डेथ, हर्ट या रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट का खतरा है। ओके, एज लॉन्ग एज द फियर ऑफ इंस्टेंट डेथ, इंस्टेंट हर्ट और इंस्टेंट पर्सनल रिस्ट्रेंट कंटिन्यू। जब तक इंस्टेंट डेथ, इंस्टेंट इन्हें अभी के अभी डेथ, हर्ट या फिर आपकी रीजनेबल रिस्ट्रेंट का खतरा है, तब तक आपका ये खतरा है, एप्रीहेंशन है, तब तक प्राइवेट डिफेंस का राइट रहेगा। पर जैसे ही पता चलेगा कि ये रॉबर जो है वो जा चुका है, वो निकल चुका है खतरे, तो आपको किस चीज़ का खतरा, आपको किससे बचना हैगा? अब तो वो पर्सन चला गया, अब तो कोई डर है ही नहीं, वैसे आपका प्राइवेट डिफेंस का राइट खत्म हो जाता है। ओके, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं The right of private defense of property against criminal trespass or mischief continues as long as the offender continues in the commission of criminal trespass or mischief। जैसे ही कमीशन हो रहा है, मतलब कमिट हो रहा है क्रिमिनल ट्रेसपास या मिसचीफ, वैसे आपका कंटिन्यूस हो जाता है प्राइवेट डिफेंस का राइट। पर जैसे ही वो चीज़ ख़त्म हो जाती है, क्रिमिनल ट्रेसपास का चीज़ ख़त्म हो जाती है, वैसे आपका ये राइट भी ख़त्म हो जाता है। ओके, नेक्स्ट हम आते हैं हाउस ब्रेकिंग। द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी अगेंस्ट हाउस ब्रेकिंग बाय नाइट
continues as long as the house trespass which has been begun by such house breaking continues. जैसे ही वो हाउस ब्रेकिंग शुरू होती है वो आपका राइट स्टार्ट हो जाता है, और जब तक वो चलती है तब तक आपका ये राइट चलता है. हाउस ब्रेकिंग जब तक कंटिन्यू है तब तक आपका ये राइट चलेगा. ओके, यही जैसे मैंने आपको बताया 102 जैसा है. अब मैं आपको नेक्स्ट इसका केस लॉ बता देती हूँ तो आपको समझ आ जाएगा. स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस रामस्वरूप. स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस रामस्वरूप, इसमें कहा गया था ये जो एक्सप्रेशन है टिल द प्रॉपर्टी हैज़ बिन रिकवर्ड, मतलब ये जो एक्सप्रेशन बोला गया है टिल द प्रॉपर्टी हैज़ बिन रिकवर्ड, इसका पैरा 2 में जो बोला गया है ये कहता है, इसका मतलब होता है द सेक्शन रेफर्स टू द पीरियड इमीडिएटली आफ्टर द इंसिडेंस ऑफ थेफ्ट एंड नॉट द पीरियड व्हेन द स्टोलन प्रॉपर्टी बिकम्स आउट ऑफ रीच ऑफ इट्स ओनर और possessor. Thus, in other words, means that if the property is found in possession of the thief who stole it, after few days the owner cannot seek recourse of section 105 in exercise of his right of private defense. मतलब वही जैसे मैंने आपको पहले बताया कि अगर कोई पर्सन है जिसने चोरी की है तो आपका राइट तभी तक है जब तक चोरी चल रही है, ना कि आप उसके कुछ हफ्तों बाद, कुछ महीनों बाद, कुछ दिनों बाद दूसरे दिन ये आपको वो चोर मिल जाता है तो आप सेक्शन 105 का राइट नहीं ले सकते. आपको वो राइट तभी तक है जब तक चोरी चल रही है. ओके, नेक्स्ट के द राइट कंटिन्यूस टिल, देखो ये लाइन बहुत अच्छी है, इससे आपको समझ आ जाएगा. द राइट कंटिन्यूस टिल द वायलेंस इन्वॉल्व इन द ऑफेंस. द राइट कंटिन्यूस टिल द वायलेंस इन्वॉल्व इन द ऑफेंस. ओके, दैट इज फियर ऑफ इंस्टेंट डेथ और ग्रीवियस हर्ट. राइट तब तक है जब तक डर है इंस्टेंट डेथ का, ग्रीवियस हर्ट का या पर्सनल रिस्ट्रेंट परसिस्ट का, तभी तक प्राइवेट डिफेंस का राइट है, वरना नहीं है. ओके, नेक्स्ट सेक्शन केस है हमारा रोसा हुसैन वर्सेस कनोली. रोसा हुसैन वर्सेस कनोली, इसका नाम मैं आपको स्पेल कर देती हूँ. ROZSA हुसैन वर्सेस कनोली. ओके, ये क्या होता है इसमें? The complainant was a notorious dacoit. He entered the cotton field of the accused armed with weapons and robbed cotton from the sons of the accused. इसमें क्या हुआ था, डकैत आए और वो कॉटन हमारी जो रुई होती है उसमें वहाँ पे चोरी करने लगे. ओके, तो जो ओनर था उस फील्ड का उसमें उसके बेटे वहाँ पे थे. ओके, तो वो ओनर नहीं था उस टाइम पे. तो जो प्राइवेट डिफेंस का राइट है वो तभी तक है जब तक, फिर बाद में अक्यूज आता है वो वहाँ पे प्राइवेट डिफेंस के चलते उन डकैतों को पीटता है. तो यहाँ पे पूरा पढ़ देती हूँ. व्हेन द सन्स इन्फॉर्म द अक्यूज्ड, मतलब जो बेटे हैं उन्होंने अक्यूज्ड को, मतलब जो प्रॉपर्टी ओनर है उसको बताया अक्यूज्ड अबाउट देयर रॉबरी. ही केम आर्म्ड अलॉन्ग विद हिज कोलीग्स for the protection of his field in the fight. 2 supports of the complainant were killed. Complainant मतलब dacoits were killed. The court in this case held that the accused had right to defend his property. Accused को right है उसकी property को defend करने का, बचाने का, which commenced from the time the complainant robbed the cotton from the sons of the accused. तो complainant का जब तक चोरी कर रहा था उस फील्ड में कॉटन की, तब तक accused का प्राइवेट डिफेंस का राइट था, और ये तब तक चला जब तक अक्यूज रीच द फील्ड एंड एक्सपेल द कंप्लेंट फ्रॉम देयर. जब तक कि उसने उन चोरों को, उन डकैतों को हटाया नहीं अपनी फील्ड से, तब तक उसका प्राइवेट डिफेंस का राइट था. ऐसा नहीं कि वो फील्ड से हट गए हैं फिर भी वो अपने प्राइवेट डिफेंस का यूज़ कर रहे हैं, उनको मार रहे, नहीं. जब तक वो चोर या फिर डकैत उसकी खेत में है और वो चोरी कर रहे हैं तब तक ही प्राइवेट डिफेंस का राइट है. उसके बाद ही खत्म, जैसे ही वो वहाँ से हट गए वहाँ पे आपका प्राइवेट डिफेंस का राइट खत्म हो जाता है. ओके, यहाँ पे हमारा सेक्शन 105 भी एंड होता है. अब हमारा चैप्टर 4 का लास्ट सेक्शन आता है 106. ओके, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट अ डेडली असॉल्ट व्हेन देयर इज राइट ऑफ हार्म टू इनोसेंट पर्सन. अब इसको मैं एक और बार पढ़ देती हूँ. राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट अ डेडली असॉल्ट, अगेंस्ट अ डेडली असॉल्ट. ठीक है, व्हेन देयर इज रिस्क ऑफ हार्म, व्हेन देयर इज रिस्क ऑफ हार्म टू इनोसेंट पर्सन, टू इनोसेंट पर्सन. अब इसकी हिंदी क्या है? घातक हमले के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार जबकि निर्दोष व्यक्ति को अपहानि होने का जोखिम है. इसका मैं आपको पहले इलस्ट्रेशन बताती हूँ तो आपको इजीली समझ आएगा. ओके, इलस्ट्रेशन ये है. A is attacked by a mob
हु अटेम्प्ट्स टू मर्डर हिम, एक भीड़ है जो ए को मारने की कोशिश कर रही है, उसका मर्डर करने की कोशिश कर रही है, ठीक है। अब ही कैन नॉट इफेक्चुअली एक्सरसाइज हिज राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस विदाउट फायरिंग ऑन द मोब, वो बिल्कुल भी नहीं बच सकता अगर वो शूटिंग ना करे, फायरिंग ना करे, तब तक मोब जो है उसका पीछा नहीं छोड़ेगी। अगर उसको बचना है तो उसको फायरिंग स्टार्ट करनी होगी, ओके। फिर क्या होता है, हाँ, and he cannot fire without risk of harming young children who are mingled with the mob। अब उस जो ग्रुप है, ग्रुप ऑफ पीपल है, जो भीड़ है, उसमें कुछ बच्चे भी हैं, वो बच्चे भी उसमें आ रहे हैं। अब वो बच्चों की तो कोई गलती ही है नहीं, वो तो सिर्फ ग्रुप में इंक्लूडेड है। उन बच्चों पर अगर वो शूट करता है, फायरिंग करता है, तो उसमें कोई ना कोई बच्चे को लग सकती है गोली, फायर हो सकता है। तो अब उसको खुद को बचना है तो ऑब्वियसली उसको फायरिंग करनी होगी। पर ऐसी सिचुएशन है कि वो फायरिंग करता है तो उसमें कोई ना कोई यंग बच्चे को कोई भी बच्चे को लग सकती है गोली, जबकि वो बच्चा इनोसेंट है, उसकी कोई गलती नहीं है, ठीक है। A commits no offense if by so firing he harms any of the children। तो A ने कोई ऑफेंस नहीं किया अगर वो मोब पे शूटिंग कर देता है, फायरिंग कर देता है और किसी एक आध बच्चे को लग जाती है, कोई एक आध बच्चे की डेथ कॉज हो जाती है और उसको हार्म हो जाता है, ओके। तो यहाँ पे वो नो गिल्टी नहीं है क्योंकि वो अपने आप को बचा रहा था और उसके पास कोई ऐसी सर्कमस्टांसेस नहीं थे कि वो कुछ और कर पाए, ओके। तो अब मैं आपको इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ देती हूँ तो आपको समझ आ जाएगा। इफ़ इन द एक्सरसाइज ऑफ द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट एन असॉल्ट, हमला, असॉल्ट मीन्स हमला, विच रीजनेबली कॉजेज द एप्रीहेंशन ऑफ डेथ, तो मतलब जिससे बिल्कुल आशंका है कि उस पर्सन की डेथ हो सकती है, मतलब उसको अपने आप को बचाना है, अगर उसने नहीं बचाया तो लोग उसको मार डालेंगे, उसको डेथ हो जाएगी, ठीक है। तो द डिफेंडर बी सो सिचुएटेड दैट ही कैन नॉट इफेक्चुअली एक्सरसाइज दैट राइट विदाउट रिस्क ऑफ हार्म टू एन इनोसेंट पर्सन, पर वो जानता है, उसे नॉलेज है कि अगर उसने कुछ ऐसा किया तो सामने वाले में किसी इनोसेंट पर्सन की डेथ हो जाएगी, सामने जो भी कोई है उससे किसी एक इनोसेंट पर्सन की डेथ हो जाएगी। तो हिज राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस एक्सटेंड टू द रनिंग ऑफ दैट रिस्क, तो उसका प्राइवेट डिफेंस जो है वो रिस्क के आगे बढ़ जाता है, वो उस रिस्क में अपना प्राइवेट डिफेंस का जो एक्सपांशन है वो हो जाएगा, एक्सटेंड हो जाएगा, ओके। तो वो अगर उसमें किसी की डेथ कमिट हो जाती है तो हो जाए, उसमें उसको वो प्राइवेट डिफेंस का फ़ायदा उठा सकता है, ओके। तो यहाँ पे हमारा सेक्शन 106 भी एंड होता है। बस यहाँ पे एक चीज़ याद रखनी, रीजनेबल एप्रीहेंशन ऑफ डेथ होना चाहिए, मतलब फुल चांसेस होना चाहिए अक्यूज्ड को कि उसकी डेथ कॉज हो सकती है अगर उसने प्राइवेट डिफेंस नहीं किया तो, ओके, तभी उसको सेक्शन 106 का फ़ायदा मिलेगा। यहाँ पे हमारा चैप्टर 4 एंड होता है आईपीसी का। अब मंडे से हम चैप्टर 5 अबेटमेंट स्टार्ट करेंगे, ओके। चैप्टर 4 में जैसे हमने पूरे एक्सेप्शंस पढ़े कि कहाँ पे एक पर्सन फ़ायदा उठा सकता है कि उसको ऑफेंडर ना माना जाए, ठीक है, कहाँ पे उसको फ़ायदा मिलेगा कि वो अक्यूज ना मान के उसको छोड़ दिया जाए। तो यहाँ पे हमने 96 से 106 तक पढ़ा अभी 2-3 दिन में, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखा था। वो बाकी सारे भी इम्पॉर्टेंट है जुडिशरी पर्पज से, पर 96 से 106 जो है वो उनका मेंस में भी क्वेश्चन आता है और प्री में भी आता है। तो 96 से 106 तक आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, बिल्कुल। उसके साथ आपको जो क्वेश्चंस क्रिएट होते हैं वो भी आपको सॉल्व करते जाना है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखाते हैं। और मैं आपको शॉर्ट में एक बता देती हूँ 96 से 106 क्या बोलता है। देखो 96 में तो ऐसा कुछ था नहीं, उसमें बताया गया था कि कोई ऑफेंस कोई ऑफेंस नहीं माना जाएगा। 96 में बोला था नो ऑफेंस, ओके। फिर 97 में 2 चीज़ें बताई थी, बॉडी और प्रॉपर्टी। प्राइवेट डिफेंस किसके अगेंस्ट में होगा, बॉडी के अगेंस्ट में और प्रॉपर्टी के अगेंस्ट में। फिर 98 में क्या बोला था, माइनर और इंसेन पर्सन। माइनर और इंसेन पर्सन को बहुत सारे राइट्स अवेलेबल है, पर हमें उनसे बचना है। अगर उन्होंने कोई एक्ट कर रहे हैं तो हम हमारा प्राइवेट डिफेंस कर सकते हैं कि नहीं। तो 98 में माइनर और इंसेन पर्सन का बताया था कि वो अगर कुछ कर रहे हैं तब भी हमारे पास प्राइवेट डिफेंस का राइट है। 99 में जैसे हमने रिस्ट्रिक्शंस, एक्सेप्शंस पढ़े कि कहाँ पे प्राइवेट डिफेंस का राइट नहीं है। तो 99 जो है वो पूरे सेक्शंस में 96 से 106 में अवेल होगा, ओके, कि आपको 99 का ध्यान रख के ही प्राइवेट डिफेंस करना है, ओके। 99 में हमने रिस्ट्रिक्शंस और वो पढ़ी थी, एक्सेप्शंस। फिर 100 में हमने पढ़ा था डेथ। देखो 100 और 103 रिलेटेड है कि 100 103 साथ साथ पढ़ेंगे,
डेथ हो सकती है कमिट, बस 100 में क्या है, बॉडी की रक्षा करनी है इसलिए डेथ कमिट हो गई, और 103 में प्रॉपर्टी की रक्षा करना है इसलिए डेथ कमिट हो गई। ओके, फिर हम आते हैं 101 पे और 104 पे। 101 क्या बोलता है, डेथ ना करके, मान लो डेथ मतलब हमने 100 नंबर में आईपीसी के सेक्शन 100 में कुछ कंडीशंस पढ़ी थी कि इन कंडीशन में 8 कंडीशंस पढ़े थे कि नहीं, सॉरी 7 पढ़ी थी, 7 कंडीशंस पढ़ी थी कि कहाँ डेथ कॉज की जा सकती है किसी पर्सन की, जैसे रेप हुआ, एसिड अटैक हुआ, मर्डर हुआ। यहाँ पे अगर इन 7 कंडीशन पढ़ी थी, वो 7 कंडीशंस हो रही हैं तो एक पर्सन अपने सेल्फ डिफेंस में डेथ कॉज कर सकता है। ठीक वैसे ही हमने सेक्शन 103 में पढ़ा था 4 कंडीशन, थेफ्ट, मिसचीफ, रॉबरी, तो ऐसी करके ये 4 कंडीशन होती है, तो वहाँ पे भी आप मर्डर कॉज कर सकते हैं सेल्फ डिफेंस में, मतलब प्राइवेट डिफेंस में। ओके, 100 और 103 हो गया। अब हम पढ़ते हैं 101 और 104। ठीक है, 101 और 104 कहता है कि अगर हमने जो प्रीवियस सेक्शन में रिस्ट्रिक्शंस पढ़ी हैं कि इनमें, इनके तहत, रिस्ट्रिक्शंस नहीं, इनके तहत हम डेथ कॉज कर सकते हैं, उनके अलावा कोई हार्म हुआ हमारी बॉडी को या फिर हमारी प्रॉपर्टी को, तो हम क्या करेंगे, तो उसने कहा है, इस सेक्शन में आगे बताया गया, इसका एक्सटेंशन बोल सकते हैं। 101 में ये बताया गया कि इन 7 कंडीशन के अलावा अगर खतरा है जीवन को, तो फिर आप कोई अदर हार्म कर सकते हैं, डेथ कॉज ना करके कोई हार्म, जैसे ग्रीवियस हर्ट करना है, कोई और हार्म पहुंचा सकते हैं सेल्फ प्राइवेट डिफेंस में आके। ठीक वैसे ही प्रॉपर्टी के लिए 104 में बताया गया है कि अगर आपकी प्रॉपर्टी को खतरा है और इन 4 कंडीशन जो प्रीवियस सेक्शन में पढ़ी हमने, उनसे हटके है वो खतरा, तो आप डेथ कॉज ना करके अदर हार्म कमिट कर सकते हैं। ओके, फिर हमने 102 और 105 पढ़ा, कॉमेंसमेंट और कंटिन्यूएंस, कब से खतरा स्टार्ट, कब से प्राइवेट डिफेंस स्टार्ट होगा और कब तक चलेगा। ओके, तो ये चीज़ हमने पढ़ी 102 और 105 में। फिर 106 हमने पढ़ा डेडली असॉल्ट, ये सेक्शन 100 से रिलेट करता है कि अगर आपको बहुत ज़्यादा खतरा है, डेथ का टेंशन है, ये 100 से रिलेट करना है आपको। ओके, कि अगर आपको जान का खतरा है कि आप मर सकते हैं और आपके पास कोई चीज़ ऐसी नहीं है कि आप अपने आप को बचा ले प्राइवेट डिफेंस में, सिवाय इसके कि आपको कुछ ऐसा करना है जिससे आपको, ये चीज़ भी है कि कोई इनोसेंट पर्सन की डेथ हो सकती है, कोई इनोसेंट पर्सन को हार्म हो सकता है, फिर भी आपको प्राइवेट डिफेंस करना है खुद के लिए, तो आप ये चीज़ करेंगे। चांसेस हैं कि इनोसेंट पर्सन का होगा कुछ बुरा, ना कि 100% आप श्योर हैं कि हो जाए, चांसेस हैं कि हाँ, पर आपको अपने आप को बचाना है, रीजनेबल एप्रीहेंशन है, तो फिर आप ये चीज़ कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे हमारा 106 तक एंड होता है। अब आप मैं कमेंट्स ऑन कर देती हूँ, अगर कुछ पूछना है तो पूछ लो, और आज का सेशन कैसा है ये बता दो, और हैप्पी इंडिपेंडेंस डे जो लोग बाद में आए उनको। कुछ क्वेश्चन या कुछ और, या आज की क्लास एंड करें? कुछ कहना है या क्लास एंड करें? ओके, वेलकम ज्योति। ठीक है, फिर आज की क्लास एंड करते हैं ना। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे।